हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फिलिक्स। तो आज इस लेक्चर में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए। तो इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम एटम्स के बारे में और सेकेंड लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें इन दोनों वर्ड्स की कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो एटम्स क्या होते हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। अब कई बार स्टूडेंट्स को इन दोनों वर्ड्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये दोनों है क्या। ये एटम्स तो कई बार समझ में आ जाता है कि हाँ है क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्या है? तो एटम्स जो है आपका, वो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स से इन दोनों को डिवाइड कर रखा है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो एटम्स होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट आप जानते हैं क्या होता है, चैप्टर 2 में आपने अच्छे तरीके से एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस और सब चीज़ सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। तो एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। वहीं एटम, अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता ही है, यहाँ तक कि वो कंपाउंड्स का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट देखते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर कॉल्ड एज एटम्स। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग्स देख रखी है कुछ इस तरीके की। तो ये जो बिल्डिंग्स है वो किससे बनाई जाती है? ये बिल्डिंग्स ब्रिक्स से बनाई जाती है। हम धीरे धीरे करके एक एक ब्रिक्स को रखते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पूरा बिल्डिंग मिलता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ब्रिक्स एक बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कह सकते हैं, वरना इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम सैंड को कह सकते हैं और सैंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम एटम को कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में हमारा ब्रिक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसी तरीके से जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग में वो सभी एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। और उन सभी मैटर का ये जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करें तो आप ये इजीली समझेंगे कि एटम्स क्या है। ठीक है। नाउ molecules, a group of atoms that are chemically bonded together is called as molecule। यानी कि एक एटम होता है आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का। इसमें कई सारे और भी शेल्स होती है। तो ये तो अब हो गया आपका एक एटम। अब क्या होगा अगर मैं बहुत सारे एटम्स को ले लूं कुछ इस तरीके से? तो जो बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो उनके बीच में इस तरीके के गैप्स नहीं होते, उनके बीच में जो गैप्स बिल्कुल भी नहीं होते। उनके बीच में ये गैप्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है, तो कोई और दूसरा एटम, ये मेरा एक एटम है, इसी तरीके से मैं कोई और दूसरा एटम बनाती हूँ, तो हो सकता है कि वो दोनों एटम्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक साथ शेयर कर रहे हो। तो इस तरीके से जो कंपाउंड मिलेगा वो हमारा मॉलिक्यूल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में भी आप आगे जैसे जैसे लेक्चर्स को देखते जाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो ये तो 2 वर्ड्स थे, क्योंकि हम चैप्टर को जब भी स्टार्ट करते तो हम हमेशा वर्ड्स पे फोकस करते कि आखिर ये वर्ड्स क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आपने वर्ड्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको
आपको चैप्टर का ओवरव्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि हाँ होता क्या है, और डीप में आप आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। तो आखिर हमें ये एटम पता कैसे चला कि ये एटम एग्जिस्ट करता है नेचर में, या हाँ ऐसी कोई चीज़ होती भी है। तो कई सारी स्टडीज़ चल रही थी बहुत पहले भी, अब भी चल रही है फ़िलहाल में भी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर के। तो स्टार्टिंग में जो फिलोसफर्स थे, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, हमारे पास फिलोसफर्स हुआ करते थे। तो फिलोसफर्स थे दो, महर्षि कन्नड़ एंड आपका पकुड़ा कटियायामा। तो ये जो दो फिलोसफर थे वो इंडियन फिलोसफर्स थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की मैटर के बारे में। और मैटर की स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या रिज़ल्ट पाया? उन्होंने रिज़ल्ट पाया, महर्षि कन्नड़ ने कहा कि जो भी मैटर हमारे पास अवेलेबल है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, उसे हम कहते हैं परमाणु। दैट इज, परमाणु इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। तो ये हमारे इंडियन फिलोसफर थे, तो ये जो वर्ड था वो थोड़ा हिंदी में था। परमाणु आप थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा हिंदी से रिलेटेड वर्ड है। तो क्या हुआ, और भी ज़्यादा स्टडीज़ बढ़ी, साइंटिस्ट आए। तो मॉडर्न स्टडीज़ में जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा, यहाँ पर हमारे दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। इन दोनों के बारे में आप 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप 11th क्लास में भी सारे एग्जाम सब कुछ क्लियर कर सकेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स अभी अगर आपने स्ट्रॉन्ग करें। तो जो डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस थे, उन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो जो सबसे छोटा पार्टिकल, हमें एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा स्टेज विल कम जब हम मैटर के पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो जो स्टेज होगा, उस स्टेज में जो पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। अब आपको मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक छोटा सा क्यूब है, लेट्स से ये हमारा वुड का है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से इसे पीसेस में कट कर लिया, फिर मैंने इनमें से कोई भी एक पीस लिया, उसको भी और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब उसमें से मैंने एक पीस लिया, उसको भी और मैंने छोटे छोटे पीसेस से कट कर लिया। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमें कोई पॉइंट साइज्ड, मतलब पॉइंट साइज भी नहीं, इससे भी छोटा, बहुत छोटा एक पार्टिकल मिलने वाला है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हम उसको कहेंगे कि जो पार्टिकल है ना, वो है हमारा एटम। ठीक है, तो ये तो था इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग, और ये हमारा ग्रीक फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी, अब हमारा एटम्स की तो स्टडी हो चुकी थी, डिस्कवरी भी हो चुकी थी कि हाँ एटम होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसके बारे में लॉज निकालते हैं, लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो हमने कुछ इसी तरीके के लॉज को फॉर्मुलेट किए, क्योंकि केमिस्ट्री आज की केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो हमने कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए केमिकली ये लॉज थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 लॉज दिए गए हैं एनसीईआरटी में, अदरवाइज आपके पास 6 लॉज है टोटल। तो ये लॉज होते क्या है, ये क्या स्टेट करते हैं? तो यहाँ पे आपको जो 2 लॉ दिए गए हैं उनका नेम कुछ इस तरीके से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये 2 लॉ है क्या, वो क्या है, इसको आइए पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो 2 लॉ थे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो 2 लॉ थे वो आपको दिए थे
लेवॉइजियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट। जो दो लॉ थे आपको लेवॉइजियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिए थे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो ये कहता क्या है? इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपको जो मैं अभी डेफिनेशन लिखवाने जा रही हूँ वो एनसीईआरटी की कॉपी डेफिनेशन है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स में भी आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, अदरवाइज डेफिनेशन में आपके मार्क्स कट हो जाते हैं अगर आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे। तो वर्ड टू वर्ड आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है, इट स्टेट्स that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो ये था आपका डेफिनेशन इस लॉ की। अब हम समझते हैं कि लॉ क्या रहा है, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इसने क्या कहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें दो कंपाउंड लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया ए और एक कंपाउंड ले लिया मैंने बी, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, जैसे मैंने लेट सपोज ए बी, मुझे ये रिजल्ट मिला जब मैंने ए और बी का केमिकली रिएक्शन किया तो मुझे ए बी मिला, ये मेरा रिजल्ट था। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपने जो मास इन दोनों का लिया था, लेट सपोज इसको मैंने 32 ग्राम्स लिया, इसको मैंने 8 ग्राम्स लिया, तो जब मैंने इसको केमिकली रिएक्ट करवाया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला, यानी कि जो ए बी मुझे मिला, उसका जो मास होगा वो इन दोनों का टोटल होगा। यानी कि इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितना भी मास होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए आप कैलकुलेट करेंगे 32 + 8 आपको 40 मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ ए बी का मास क्या है? ए बी का मास भी आपका 40 है। तो यहाँ पर दोनों के मास क्या है? इक्वल है। तो यही इस लॉ ने कहा है कि कभी भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लीजिए, किसी भी चीज़ का, जितने भी मैटर, जितने भी कंपाउंड्स आपके अर्थ में, आपके यूनिवर्स में अवेलेबल है, उन सभी का आप जब केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जो मास था, रिएक्टेंट का जो मास था, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल था। दैट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि मैं आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ, इन अ प्योर केमिकल substance the elements are always present in definite proportion. By mass. तो ये तो लॉ इजी था, ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। लेकिन जो सबसे आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जो लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो इसके डेफिनेशन से हम समझते हैं कि क्या कह रहा है। इसने कहा है, इस लॉ ने कहा है कि कोई भी केमिकल आप सब्सटेंस ले लीजिए। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर CD एक केमिकल सब्सटेंस ले लिया। तो मैंने यहाँ पे जो CD केमिकल सब्सटेंस लिया है, तो इसमें जितने भी कंपाउंड्स या जितने भी जो भी चीज़ें पाई गई है, यानी कि जैसे CD में मैंने कहा कि C और D है, ठीक है। तो
इन दोनों का जो प्रपोर्शन होगा वो ऑलवेज डेफिनेट होगा, चाहे मैं वो उसे किसी भी सोर्स से ले लूँ। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ H2O का। तो H2O का अगर हम एग्जांपल लें तो आपको पता है कि इसका जो रेशियो होता है बाय मास होता है 1:8। अच्छा, ये 1:8 होता है या 8:1 होता है? आप जल्दी से मुझे बताएं। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये 1:8 ही होता है, ये 8:1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी भी आप कोई भी वाटर ले लीजिए, चाहे वो आप पॉन्ड का वाटर लीजिए, चाहे आप वो टैप का वाटर लीजिए, या कहीं से भी रेन वाटर भी आप लेंगे, तो उस वाटर का जब आप एक मॉलिक्यूल लेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिससे कि वाटर बनता है, उसका जो रेशियो है, इसका जो प्रोपोर्शन है बाय मास, वी आर टॉकिंग अबाउट बाय मास, ठीक है, वो 1:8 ही है। ऐसा नहीं कि किसी में 9:2 है या 14:3 है, ऐसा नहीं है, वो 1:8 ही रहेगा। अंडरस्टूड? तो H2O में आपको पता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ऑफ हाइड्रोजन, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका अवेलेबल। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है 100 grams of 20% lead nitrate is mixed with 100 grams of 20% sodium chloride in a closed vessel. After the reaction took place, it was found that 13.66 grams of lead chloride was precipitated. Now ये क्वेश्चन यहीं पर एंड नहीं हुआ, थोड़ा सा और भी है। Moreover, the reaction mixture contained 180 grams of water and sodium nitrate. Calculate the amount of sodium nitrate formed. तो इसका आंसर आप मुझे खुद से बताने की कोशिश कीजिए कि मतलब इसका आंसर होगा क्या। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, सोचिए और बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स थिंक। तो अगर आपने अब सोच लिया हो तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इस वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा आते हैं। इसी वाले चैप्टर में वैसे तो न्यूमेरिकल्स, लेकिन सेकंड चैप्टर में भी है, पर उसके न्यूमेरिकल्स आते नहीं है ज़्यादा एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं आपको सॉल्यूशन लिखवाती हूँ। First, 100 grams of 20% lead nitrate. इसका मतलब क्या होगा? That means ये जो 100 grams of 20%, ये आपने चैप्टर 2 में कर रखा है। इसको कन्वर्ट करने वाला जो कन्वर्टिंग हमने स्केल पढ़ा था, जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे चैप्टर 2 में, ठीक है, ये उसी की तरह है थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है 100 ग्राम्स ऑफ 20% लेड नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है इट कंटेन्स 20 ग्राम्स लेड नाइट्रेट एंड 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्योंकि 100 ग्राम्स का 20% क्या हुआ? 20 ग्राम्स। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम्स आपका लेड नाइट्रेट है और 80 ग्राम्स वाटर है आपके लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में। क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में ऑब्वियसली आपका वाटर तो होगा ही। आगे जो क्वेश्चन में कहा गया था, देखिए 100 ग्राम्स ऑफ 20% सोडियम क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स
100 grams of 20% sodium chloride contains 20 grams of sodium chloride and 80 grams of water. सो सिंपल. तो हमने ये तो पता कर लिया कि 20 ग्राम्स लीड नाइट्रेट और 80 ग्राम्स आपका वाटर है. ठीक है, दोनों सॉल्यूशन हमने समझ लिया. आगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आफ्टर द रिएक्शन टुक प्लेस इट वाज फाउंड दैट 13.66 ग्राम्स ऑफ लेड क्लोराइड वाज प्रेसिपिटेटेड. अच्छा, ये वर्ड प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट आपका कोई भी आप जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई एक आफ्टर रिएक्शन जो रिजल्ट मिलता है उसमें अगर आपका कोई वाइट सा सब्सटेंस आपके जो प्रोडक्ट होगा उसमें मिलता है, नीचे बैठा हुआ होता है. अगर आप बीकर ले तो बीकर में नीचे वाइट कलर का एक सब्सटेंस आपको मिलता है कुछ रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि लेड क्लोराइड क्या हो गया, वो प्रेसिपिटेटेड हो चुका है, यानी कि वो नीचे वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्मुलेट कर रहा है. तो हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म्ड. हमें सोडियम नाइट्रेट का अमाउंट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम मास देखेंगे रिएक्टेंट का. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा आपका? हो जाएगा इसको हम 100 ग्राम्स लेकर भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम 20 ग्राम्स प्लस 80 ग्राम्स इस तरीके से लेकर प्लस करेंगे. तो 20 ग्राम्स प्लस 80 ग्राम्स प्लस 20 ग्राम्स प्लस 80 ग्राम्स, तो ये आपको मिल जाएगा 200 ग्राम्स. ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ? आफ्टर रिएक्शन आपको मास जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ प्रेसिपिटेट आपको 13.66 ग्राम दिया हुआ है. मास ऑफ प्रेसिपिटेट दिया हुआ है आपको 13.66 ग्राम्स. अब जब हम वाटर और भी ज़्यादा डालते हैं, यानी कि मास ऑफ वाटर एंड सोडियम नाइट्रेट, तो ये आपने 180 ग्राम्स लिया. ये क्वेश्चन में आपको देखिए दिया हुआ है. मोर ओवर द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि आपके पास 180 ग्राम्स ऑफ वाटर है और 13.66 ग्राम्स ऑफ आपका प्रेसिपिटेट है. ठीक है, तो हमें पता है कि आपका रिएक्टेंट्स का टोटल मास 200 ग्राम्स था, पर आपका प्रोडक्ट का टोटल मास का आपका कितना आ रहा है? 180 प्लस 13.66 193.66 ग्राम्स आ रहा है. ठीक है, अब आप कहेंगे वी नो दैट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो मैं यहाँ मास के लिए एम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, तो हमें पता है कि हमने अभी भी जस्ट पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट कर रहा था. उसने कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उनका जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. ठीक है, तो यानी कि हमारे रिएक्टेंट का मास था 200 ग्राम्स और मास ऑफ प्रोडक्ट हमें 193.66 ग्राम्स प्लस एक्स मिला है. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको यहाँ ले जाइए और माइनस कर दीजिए. ठीक है, तो आप कहेंगे 200 ग्राम्स से जब मैंने माइनस किया 193.66 ग्राम्स तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, यानी कि मुझे मिल गई सोडियम नाइट्रेट की वैल्यू. ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का अमाउंट. तो आपको जो सोडियम नाइट्रेट का अमाउंट मिलेगा दैट इज सोडियम नाइट्रेट, वो आपको मिल जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 6.34 ग्राम्स.
तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन के लेंथ देख के नहीं डिसाइड करना है कि ये इजी है या सिंपल है, मतलब इजी है या डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आपको उसे पढ़ना है, उसको समझना है, और सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं अगर आप उसे ध्यान से करने की कोशिश करें। देखिए इसका आंसर कितना ज़्यादा ईजी था। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देख लिया, कन्वर्ट कर लिया चीज़ों को, ठीक है, ग्राम्स में, हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद से हमने क्या देखा, जब हमने उसे प्लस किया, रिएक्टेंट्स को अलग प्लस किया और प्रोडक्ट्स को अलग प्लस किया, तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने कहा कि प्रोडक्ट्स में हमारा एक सोडियम नाइट्रेट भी बन रहा था, पर हमें उसकी अमाउंट पता नहीं है, तो हमने उसको ले लिया x। तो हमने इस तरीके से फिर एक इक्वेशन फॉर्मुलेट की और x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमें मिल गया 6.34 ग्राम्स, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। तो आइए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझाने जा रही हूँ आपको। नेम द अदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप सोचिए थोड़ा सा। और अगर अब आपने सोच लिया हो तो आइए देखते इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर वन वर्ड है जो कि है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको यहीं पे मैं लिख देती हूँ। इसका आंसर है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्योंकि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने बात की थी कि देखिए जो प्योर केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, तो इसलिए हम इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं क्या क्या कह रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है इफ 9 grams ऑफ वाटर आर decomposed, हाउ मैनी grams ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल फॉर्म्ड। तो सोचिए आप खुद से कि क्या होगा इसका आंसर, एंड आपके पास 10 सेकेंड्स है, ठीक है, इसके लिए 10 सेकेंड्स। तो अब अगर आपने सोच लिया हो तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे क्या कहा है 9 ग्राम्स, ये आपके एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है। सॉल्यूशन 3, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं डिकम्पोज्ड। तो हमें क्या मिलने वाला है। अच्छा, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि आपका H2O जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसका अगर हम देखें कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो क्या है 1:8। ये इस प्रोपोर्शन में हमेशा आपका पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस 9 ग्राम्स ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो इसी प्रोपोर्शन में हमें जो है हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा, क्या होगा, अगर हम 9 ग्राम्स ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो इसमें हमें 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है, और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा। और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपको 9 मिलने वाला है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सो सिंपल। 1:8 हमें पता है कि इस प्रोपोर्शन में आपका वाटर का जो एटम होता है, वो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो पाया जाता है। तो अगर मैंने 9 ग्राम्स ऑफ वाटर को डिकम्पोज किया तो वो इसी रेशियो में मिलेगा हमें। तो इस रेशियो में मैंने सिंपली इसे पुट कर दिया, यानी कि 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे स्टडीज़ बढ़ी, जैसे जैसे लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया, तो एक और हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। तो ये बहुत ही एकदम बढ़िया वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा, उन्होंने जब स्टडी किया जितने भी लॉज हमारे बने हुए हैं, जो लेवोजियर, जोसेफ एल फ्रॉस्ट, जितने भी लॉज बनाए हैं और मैटर की जितने भी डेफिनेशन है उन सबको स्टडी किया। मैटर के बारे में, एटम्स के बारे में सब कुछ स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब सब लोग कुछ कुछ दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट करें कुछ कुछ अपनी केमिस्ट्री में, अपनी एटम्स के बारे में, अपने मैटर के बारे में, तो चलो मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देता हूँ उसमें, ठीक है। तो उन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन में उन्होंने अपना दे दिया एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या थी, तो
तो आपकी NCERT बुक्स में भी या शायद थ्योरी थी वो दी गई है वर्ड टू वर्ड। इसको भी अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। वैसे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे कर लेते हैं। जो सबसे पहला थ्योरी था उसने कहा था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, जो कि हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा ये क्या कह रहा था, दूसरा ये कह रहा था एटम्स आर indivisible particles which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। इस पॉइंट ने कहा है, इस एटॉमिक थ्योरी की जो पहला सेकंड वाला जो थ्योरी है उसने कहा है कि जितने भी एटम्स होते हैं, लेट्स सपोज दिस एटम, इस एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा कोई पार्टिकल होगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा इसने क्या कहा था कि कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एटम्स, जो एटम्स यूनिवर्स में है वो हमेशा रहेंगे, ना ही कभी क्रिएट किए जा सकते हैं किसी के द्वारा, ना ही कभी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी के भी द्वारा, ठीक है। भले इसका फॉर्म, इसकी स्टेट चेंज हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए या कोई इसको क्रिएट कर दे। आगे जो थर्ड है वो है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मैंने अगर बात की गोल्ड की, तो इस गोल्ड में जितने भी इसके एटम्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, यानी कि दोनों ट्विंस होने वाले हैं, ट्विन सिस्टर, ट्विन ब्रदर, जो कहना है वो आप कह दीजिए, लेकिन ये ट्विंस होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल सेम रहेंगे। लेकिन ट्विंस में ऐसा होता है कि मास उनका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन इनका मास भी सेम होने वाला है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होने वाली है। यानी कि देख लीजिए कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज होने वाली है इन ट्विंस में। चलिए, तो फोर्थ जो है थ्योरी वो कहती है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप गोल्ड के एटम को ले रहे हैं और सिल्वर के एटम को ले रहे हैं तो उनकी तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी एंड मासेस भी उसका डिफरेंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी लेक्चर में, जैसे आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। तो अब हम पढ़ लेते हैं फिफ्थ थ्योरी को, दैट इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ऐसा नहीं मैं कोई भी ले रही हूँ प्रोपोर्शन लाइक 4033:200, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने भी एटम्स होंगे जब वो कंबाइन कर रहे होंगे तो वो छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे, लाइक 3:4, 8:1, 1:8, 14:3, इस तरीके से छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे। And last one is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। यानी कि एक कंपाउंड में जो एटम्स होंगे वो डेफिनेट होने वाले हैं, ठीक है। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कुछ डिफरेंट है कि गोल्ड में कुछ तो सिल्वर के पार्टिकल्स है, कुछ तो अलग ही पार्टिकल है, कुछ अलग ही एटम्स है, ऐसा नहीं है। सारे बिल्कुल सिमिलर होने वाले हैं। भाई जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी ना, वो सबको पसंद नहीं आई, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे हमारी स्टडीज़ बढ़ी तो देखा गया कि जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी ना, क्योंकि वो ज़्यादा हीरो बन रहे थे डाल्टन साहब, वो जो हीरो थे ना वो बिल्कुल ज़ीरो होने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो गया? क्या कर दिया, किसने कर दिया कि वो डाल्टन को, जो कि हमारे हीरो हुआ करते थे, उनको ज़ीरो बना दिया? तो ऐसा हुआ उनकी थ्योरी के लिमिटेशंस की वजह से। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन था, वैसे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं पर मैं आपको 2 या 3 ही बताऊंगी।
ठीक है, वो ये था कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शोड दैट द एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कि हम एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पर इस बात को साइंटिस्ट ने बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया? उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने स्टडीज़ की, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने पाया कि एटम्स के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ अलग से चीज़ें पाई जाती है, जो कि उन्होंने नेम किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 चीज़ें एटम्स के अंदर पाई जाती है। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दे आर ऑल्सो डिविजिबल, और उनको हम डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या उन्होंने कहा, उनका लिमिटेशन। तो नेक्स्ट जो लिमिटेशन था वो ये था, द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स indicated that all atoms of the same element are not alike. All right, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है ऑफ द सेम एलिमेंट, जितने भी एटम्स है ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर नॉट अलाइक। जैसे जैसे हम आइसोटोप्स के बारे में बात करते गए, तो इसको मैं और आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आपके सेकेंड लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें आप आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स को स्टडी करेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट था, डिस्कवरी ऑफ आइसोबर्स इंडिकेटेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास। यानी कि एक ऐसा हमने आगे डिस्कवरी की, आइसोबार्स की डिस्कवरी की। तो आइसोबार की डिस्कवरी के बाद हमने ये पाया कि एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है। वो सिमिलैरिटी क्या होती है? उनके मास की। तो अब ये इन लिमिटेशंस को स्टडी करने के बाद अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं डिटेल में एटम्स के बारे में। तो हमें पता है कि क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट। द सेकेंड पॉइंट इज दे आर वेरी 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 स्मॉल, कि हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एंड एटॉमिक रेडियस, अच्छा अब आप कहेंगे एटम्स को हम नापते कैसे हैं? ठीक है, तो एटम्स के खुद के भी कुछ रेडियस होते हैं, तो जो उसको हम एटम्स के रेडियस को हम नैनोमीटर्स में फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एटम का अगर हम बात करें उसके मेजरमेंट के, उसके एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपको बुक्स में, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। देखिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, और उसके रेडियाई एटम्स के रेडियाई को दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के एटम की, तो उसका जो रेडियाई होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्रेन ऑफ सैंड के बारे में बात करें तो उसका होता है 10⁻⁻⁴। एप्पल के एटम के बारे में बात करें तो उसका रेडियाई होता है, रेडियस होता है 10⁻⁻1 मीटर। तो ये आप टेबल याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में याद कर रहे हैं, और यहाँ पर तो आपको मीटर में दिया हुआ है, तो आप समझा सकते हैं कि नैनोमीटर होता क्या है? तो यस, नैनोमीटर होता है अगर हम नैनोमीटर को चेंज करें मीटर में, तो वो इस तरीके से होने वाला है 1/10⁻⁹ मीटर। जब हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो ये तो था आपका कन्वर्टिंग स्केल, मैंने नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। तो आपके बुक में जो दिए रखे हैं रेडियस डिफरेंट आपके एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, वो आप ज़रूर याद कर लीजिए। वो आपको मीटर में याद करने हैं, नैनोमीटर में याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे हीरो थे ना, जो हमारे हीरो डाल्टन थे, वो यहीं नहीं रुके, वो अपनी थ्योरी पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं थ्योरी नहीं दूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ, ठीक है। अगर मेरी एक चीज़ गलत गई चलो कोई बात नहीं, दूसरी तो चीज़ सही जाएगी। तो जो हमारे हीरो थे डाल्टन जी, उन्होंने सिंबल्स दिए डिफरेंट एटम्स को स्टडी करने के लिए। तो हर एक
हर एक एटम का एक डेफिनेट सिंबल उन्होंने प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट वाला जो सिंबल दिया उन्होंने, वो उन्होंने हाइड्रोजन के लिए दिया। इसी तरीके से जो ये आपका आई बना हुआ है सर्कल में आई, वो आपका उन्होंने आयरन के लिए यूज़ किया। एंड ये जो पी है आपका, वो आपका प्लैटिना के लिए यूज़ किया गया। प्लैटिना, इसको आप हमारे हीरो साहब ने मरकरी के लिए यूज़ किया, ठीक है। इसको उन्होंने लेड के लिए, और इस वाले को जो प्लस का साइन बनाया गया है उसको उन्होंने यूज़ किया सल्फर के लिए। तो और भी है आपके एनसीईआरटी में, पर मैंने यहाँ पर कुछ मेजर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो ये तो उन्होंने सिंबल्स दिए। अच्छा, अब इनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, इनको भी ड्रॉबैक्स मिल गए। अब साइंटिस्ट ने कहा कि अच्छा तुम्हारा ये भी फेल होने वाला है हीरो, अब तुम फिर से बनने वाले हो ज़ीरो। तो ऐसा कैसे हो गया भाई, अब फिर से ये क्या हो गया, ड्रॉबैक फिर से क्यों आ गया? तो ये कुछ हुआ था इस वजह से। हमारे बहुत फेमस से साइंटिस्ट आए जे बर्जीलियस, जो कि फुल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि he proposed that the symbols of elements should be made from 1 or 2 letters of helium, 2 letters of the atom or the element. For example, helium को हम He से, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो हमारे सिंबल्स आपके डाल्टन ने यूज़ किए थे, जैसे कि ये वाले, ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे स्टडी करने के लिए, ठीक है। और अब कितने आप ऐसे वाले सिंबल देने वाले हो, हाँ। अब बच्चा याद करते करते भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे इसको करें। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो इजी मेथड्स यूज़ करते हैं कि आप जिससे कि इजीली हर चीज़ को स्टडी कर सके। वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, तो मतलब उनको ये सब कुछ इजी चाहिए होता है। तो जे बर्जीलियस जो थे, उन्होंने कहा कि अच्छा रहेगा कि हम डाल्टन्स की सिंबल्स को यूज़ ना करके हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को हम उनके फर्स्ट या सेकेंड वर्ड से यूज़ बनाएं। फॉर एग्जांपल हमने हीलियम का एग्जांपल लिया, उसको हमने He जो कि इसके फर्स्ट 2 लेटर्स थे उससे रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन को हमने उसके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया। तो ये तो हो गया उसके सिंबल की बात। अब हम बात करें उनके नेमिंग के बारे में कि आखिर हमें कैसे पता चला कि हमें गोल्ड को गोल्ड का नेम देना है, सिल्वर को सिल्वर का नेम देना है, कॉपर को कॉपर का, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया या हमें कैसे पता चला? तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स है। सबसे स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को नेम करना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा हम ये करेंगे कि जहाँ पर जो एलिमेंट सबसे पहले बार पाया जाएगा उसको हम उसका नाम दे देंगे। तो उन्होंने देखा जैसे जो हमारा कॉपर था वो सबसे पहले सिप्रस जगह है एक, वहाँ पर पाया गया था। तो उन्होंने जो उस समय पाया गया था एलिमेंट, तो उसको उसने नाम दे दिया। उन्होंने कहा ये सिप्रस में पाया गया है, तो अच्छा हम इससे सिमिलर जो भी नेम होगा उस पर हम उसका नाम रख देने वाले हैं। तो उन्होंने नाम रख दिया कॉपर। यस, कॉपर। इसी तरीके से कुछ और भी बातें हुई, बहुत सारे चर्चाएं हुई साइंटिस्ट के बीच में। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उनके जगह के ऊपर नाम देना अच्छा नहीं रहेगा, तो क्यों ना हम कुछ और भी चीज़ें ट्राई करें, जैसे कि कलर्स। यस, कलर्स तो सबको पसंद होते हैं। फॉर एग्जांपल पिंक, ग्रीन, ठीक है, पर्पल, रेड, ये कलर सबको पसंद होते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि अच्छा हम इस बार कलर्स से हम अपने एटम्स को नेम करने वाले हैं, अपने एलिमेंट्स को नेम करने वाले हैं। तो उन्होंने देखा कि जो गोल्ड है, ये जो आपका गोल्ड है वो आपका बहुत ज़्यादा येलो गोल्डन कलर का होता है, येलोइश होता है, गोल्डन कलर का होता है। तो उन्होंने कहा इस वाले हम ये जो हमारा मेटल बना है ना, जो हमारा एलिमेंट बना है, उसको हम गोल्ड नाम देने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर का है ना, बहुत ज़्यादा शाइनी इसका सरफेस भी है। तो ये तो था 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं रुके साइंटिस्ट, उन्होंने कहा हम नेम्स सिर्फ कलर्स और उनके प्लेस पर ही क्यों दें, क्यों ना हम इन द ऑनर ऑफ सम पीपल उनको क्यों ना नेम करें।
तो उन्होंने कुछ और भी आपके एलिमेंट्स बनाए, जैसे कि आइंस्टीनियम, नोबेलियम, क्यूरियम एंड मेंडेलिवियम। तो अच्छा, आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक आपके लिए होमवर्क है कि आप बताइए कि आइंस्टाइनियम किस साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया, और मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड क्यूरियम, ये जो नेम्स है एलिमेंट्स के, वो किन फेमस पीपल, किन फेमस पर्सन्स के नेम के बाद रखा गया। चलिए, तो आपको हो गया होमवर्क। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गई हमारी पहले की बात कि पहले हमने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम गोल्ड का जो सिंबल है, ये नेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं गोल्ड के सिंबल की या डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल की। तो जो हमारे सिंबल्स हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ उनके फर्स्ट 2 लेटर से ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे अच्छा, आपने ये वाली जो बात कही हीलियम को हम HE से रिप्रेजेंट करें, तो व्हाट अबाउट आयरन? आयरन को तो हम वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इट विथ आई, कैपिटल आई या IR या IN, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इसको हम Fe से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो Fe जो है ना, इसको अगर हम पूरा लिखें, ये होता है फेरस। तो आयरन को हम फेरस भी कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि आयरन को आई से रिप्रेजेंट करना, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आयोडीन के लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आई को हम आयोडीन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम आयरन के लिए भी आई यूज़ करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, अब आपको कोई रिएक्शन बोलेगी, पूछा जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसमें बताइए आई क्या है, इसमें बताइए कि आई क्या है। तो अगर आप आयरन को भी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आयोडीन को भी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि ये आयरन है या आयोडीन है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स के ग्रीक या फिर लैटिन, इन भाषाओं में, इन लैंग्वेजेस में हम अगर देखें कि इन सभी मैटर्स, इन सभी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, तो उनके फर्स्ट 2 लेटर या फर्स्ट 3 लेटर या फर्स्ट लेटर से हम बना सकते हैं आपका नेम, आपका सिंबल। तो इसीलिए हमने यूज़ किया फेरस से हमने Fe ले लिया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, अब आपने कहा कि चलो ठीक है हमने ये ले लिया। अब आप कहेंगे कि Zn, जिसको हम यूज़ करते हैं जिंक के लिए, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी बता दीजिए। तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि अब हम Zi लेते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करते हैं आप इस जिंक की, तो आप कैसे पढ़ते हैं? जिंक। तो आप जब पढ़ते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्या आपने क्या पढ़ा? जिंक। तो इसमें आप देखेंगे Z और जो N है वो आप थोड़ा लाउडली, थोड़ा ज़्यादा फोर्स देके आप उसे बोल रहे हैं, और जब आप कोई दूसरे बंदा आपको सुनता है तो आपके आवाज़ में उसको Z और N बहुत ज़्यादा साउंड करने वाला है। तो उन्होंने कहा जो वर्ड ज़्यादा साउंड कर रहा है, जो ज़्यादा ही उछल रहा है, चलो अब उसको ही हम ले लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जिंक में जो Z और N थे वो बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे थे। तो उन्होंने इन दोनों वर्ड्स को पकड़ा और उन्होंने अपना एक बना लिया सिंबल, जो कि हो गया Zn। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, ये भी हो गया। तो ये तो हो गया आपका सिंबल्स के लिए। अब आप कहेंगे ये तो पुराना था, अब नए में कोई अथॉरिटी है क्या? कि मतलब अगर आप में से कोई एक साइंटिस्ट बन गया, चलिए आप समझ लीजिए कि आप ही साइंटिस्ट बन गए, तो अब आप साइंटिस्ट बन गए और आपने किसी और मैटर को खोज कर लिया, किसी और एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया, तो अगर आप उसका नेमिंग करना चाहे, उसका सिंबल ढूंढना चाहे, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए आपकी एक अथॉरिटी है मॉडर्न टाइम में, जिसको हम कहते हैं IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि नेम्स और सिंबल्स को डिसाइड करती है, किसी भी एलिमेंट के नेम्स और सिंबल को डिसाइड करती है, वही अप्रूव करती है। ठीक है, तो ये तो था आपका एटम्स के बारे में। तो
अब हम बात करेंगे एटम्स के एक और सबसे इम्पोर्टेंट से सबसे अच्छी वाली टॉपिक के बारे में, जो कि आपका एटॉमिक मास, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, एटॉमिक मास। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, सिर्फ इसी टॉपिक से। ये आपके क्वेश्चन जामिया बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से मैंने ढूंढे हैं एटॉमिक मास से रिलेटेड। कई सारे इसमें जो क्वेश्चन है वो कई बार तीनों में रिपीट हुए हैं, तीनों में नहीं भी हुए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरीके से, सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, कैन द एब्सोल्यूट मास ऑफ द एटम बी मेजर्ड। ये 1 मार्क के लिए आया था, आपका सीबीएसई बोर्ड ने ये पूछा था क्वेश्चन। इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो, जो कि इस टॉपिक से आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, वो है व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज 1 AMU। तो ये आपका आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। इसको आपको पूरा डिफाइन करना होता है, 3 पॉइंट्स में आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 3 grams ऑफ कार्बन कंबाइन विथ हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके इस वाले टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। यस, सो एटॉमिक मास। अब ये जो था ना, ये जो टॉपिक है ना, ये जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो भी हमारे हीरो ने दिया था, द ग्रेट हीरो, दैट इज हु इज डाल्टन। यस, डाल्टन, जो कि हमारे सुपर हीरो थे। उन्होंने इस वाली ये जो एटॉमिक मास का ये जो थ्योरी थी वो दिया था। तो अब आप कहेंगे तो उन्होंने 3 चीज़ें दे दी। देखो, एक एटॉमिक मास दिया, एटॉमिक थ्योरी दी अपनी, और तो और अब आपने जो पीछे पढ़ा है सिंबल्स, वो भी इन्होंने ही दिया है। तो ये जो थे साइंटिस्ट, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड वाले साइंटिस्ट थे, इंटरेस्टिंग वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी दी थी, उन्होंने उसी थ्योरी में इस एटॉमिक मास के बारे में जिक्र किया था। तो ये एटॉमिक मास होता क्या है? तो ईच एटम, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ईच एटम हैज़ इट्स ओन मास नोन एज एटॉमिक मास। यानी कि अगर आप अपनी बात करें, अगर आप मेरी बात करें, तो हम सभी के पास हमारा खुद का एक मास है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जितने भी एटम्स हैं उनके पास भी उनका खुद का मास है। तो ये जो मास होता है एटम का, उनको हम कहते हैं एटॉमिक मास। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपने ये तो कह दिया कि एटॉमिक मास होता क्या है, पर आप इसको मेजर कैसे करेंगे? क्या आप इसको किलोग्राम या ग्राम्स में मेजर करते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एटॉमिक मास को AMU यानी कि एक इसकी यूनिट है, इसको मेजर करने के, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, इस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये तो आपके 3 पॉइंट्स। अच्छा, इस टॉपिक से एक और रिलेटेड डेफिनेशन है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द average mass of the atom as compared to the 1/12 of the mass of one carbon 12th atom। तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो किसी भी एटम के मास को डिफाइन कर सके, मेजर कर सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपैरिजन में किसी भी एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो हम किसी भी एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग यूनिट तो यूज़ कर नहीं सकते, तो क्यों ना हम उसको कंपैरिजन में उसको कंपेयर करें किसी चीज़ से और फिर उसका मास निकालें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको निकालना है एक आलू का मास, तो आपके पास कुछ भी नहीं है कि इस आलू का, अच्छा ये आलू तो लग नहीं रहा, लेकिन मैं लेट सपोज कि हाँ ये पोटैटो है, ठीक है। तो आपको इस पोटैटो का मास निकालना है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है जिससे आप इसको मेजर कर सके, तो आप इसको मेजर करेंगे कैसे? तो आपने क्या कहा, चलो ठीक है इसको मेरे को मेजर करना है ना,
तो मुझे पता है कि ये जो तरबूज है, वाटरमेलन है आपका। अच्छा, आप कहेंगे ये तो दोनों सेम सेम लग रहा है, बस छोटा और बड़ा है। कोई बात नहीं, हम इसको वाटरमेलन कहेंगे, इसको पोटैटो कहेंगे। तो ये जो तरबूज है, वाटरमेलन है, मुझे पता है कि इसका जो वेट है वो 1 kg है। तो क्यों ना मैं इसको डिवाइड कर लूँ 4 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स या 8 टाइम्स में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मैंने डिवाइड कर लिया। या फिर आप इसको 10 में भी कर लेते हैं, यानी कि अब हमारा हर पीस का जो मेजरमेंट हुआ वो 100 ग्राम्स हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक पार्ट ले लेंगे। लाइक सपोज मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, तो आप इस वाले पार्ट को लेंगे और एक इस वाले पार्ट को लेंगे। अब आप इन दोनों का मेजर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो यानी कि इसका वेट भी 100 ग्राम्स है, तो आप इस तरीके से आप इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इस पोटैटो का जो मास है इसको मेजर कर रहे हैं इस वाले वाटरमेलन के एक पीस के मास के रिलेशन में। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का यानी कि इस रिलेटिव मास का जो मास हम निकाल रहे हैं इन विद रिलेशन विद द वाटरमेलन, उसको हम कहेंगे रिलेटिव मास ऑफ द पोटैटो। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या कहा कि चलो हम क्या करते हैं, एटम्स को हम मेजर करते हैं, एटॉमिक मास को, एटम्स के एटॉमिक मास को मेजर करते हैं किसी अलग एटम के मास से। तो उन्होंने यूज किया कार्बन को। उन्हें पता था कि कार्बन में कितने एटम्स है, 12 एटम। तो उन्होंने क्या किया, कार्बन के एटम्स को लिया एक तरफ और एक तरफ किसी और अपने एटम को लिया, उन दोनों को कंपेयर किया। तो उसके रिलेशन में उन्होंने किसी भी एलिमेंट का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास मेजर किया। तो अब आप कहेंगे कार्बन ही क्यों लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, नाइट्रोजन ही क्यों नहीं लिया। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कार्बन ना, अब आप कार्बन यूज़ नहीं करते, अब आप ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कार्बन लिया गया था। तो कार्बन क्यों लिया गया था, क्योंकि क्या आप जानते हैं, डू यू नो कि कार्बन के देयर आर 3 ट्रिलियन, मोर देन 3 ट्रिलियन आपके डिफरेंट वेराइटीज़ पाए जाते हैं। जैसे कि कोक हो गया, आपका हैलोजेंस हो गया, हैलोजेंस में आपके कितने सारे हैलोजेंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आपका कार्बन होता है। अच्छा, आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन जब आपके पूरे सराउंडिंग में इतना ज़्यादा अवेलेबल है, इतना ज़्यादा पाया जाता है, तो क्यों ना हम इसी को यूज़ करें। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया प्रोसेस। अब हम यूज़ करते हैं आपके ऑक्सीजन को। अब हम ऑक्सीजन को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादातर मैटर के साथ रिएक्ट करता है, इसी वजह से हम ऑक्सीजन को रिलेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चन के आंसर्स की। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशंस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है 1 मार्क के लिए, कैन द एब्सोल्यूट मास ऑफ द एटम बी मेजर्ड। तो आप खुद से सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको बिल्कुल एकदम करेक्टली मेजर कर सकें, जैसे हम आपके वेट को, आपकी बॉडी के वेट को मेजर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, नो, वाई। अब आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते हैं। तो अब अगर आप ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसको हम देख नहीं सकते अच्छी तरीके से, उसको मेजर करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज एटम्स आर रियली वेरी स्मॉल, ठीक है। इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, एटम्स तो स्मॉल है ही, बल्कि जो एटम की जो मास है वो भी कोई ऐसा नहीं कि 1 kg 2 kg आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा कम मास है कि हम उसे नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। लेकिन नेग्लिजिबल माना नहीं जाता है, ये आप ध्यान रखिए बात को। तो आपका जो एटॉमिक मास है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बिकॉज एटॉमिक मास एंड साइज ऑफ एटम भी आप कह सकते हैं आर वेरी स्मॉल। जब इतना ज़्यादा छोटा है इसका एटॉमिक मास, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई हम इसको जा रहे हैं हम मेजर करने।
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना इसको मेजर करना। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ वन एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ आईसीएसई बोर्ड में भी नहीं आया था, ये आपका जामिया बोर्ड में भी आया था। जामिया बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012-11 में, ठीक है। तो वो व्हाट इज़ वन एटॉमिक मास यूनिट, अब आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ वन एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट दैट इज EMU। अब आप मुझे इसका आंसर खुद से सोच के बताइए कि क्या कहते हैं। अच्छा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर अब आपने सोच लिया हो तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of कार्बन। तो ये होता है आपका 1 AMU। ये थी आपकी डेफिनेशन 1 AMU की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप कहेंगे इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे द रिलेटिव एटॉमिक masses of all atoms of all elements have been found with respect to an atom of C12 that is carbon 12। तो ये हो गया आपका 1 AMU की डेफिनेशन। अच्छा, मैंने 2 पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिख दिए, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस वाले पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो ये आपका 3 मार्क के लिए हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 3 grams of carbon combined with how many grams of oxygen। तो इस ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो सोचिए आप क्या होगा इसका आंसर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो अगर अब आपने सोच लिया हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो आइए अब मैं इसको आपको बता देती हूँ। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 grams ऑफ कार्बन combines with 4 grams of oxygen। तो ये जो मैंने आपको बात कही कि 3 grams ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 grams ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है कि हमेशा ऐसा होता है कि 3 grams ऑफ कार्बन आपका 4 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको मिलता है आपका CO। ऐसा नहीं 3 grams, आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन उसका जो 1 एटम आप लेंगे उसका, तो उसमें जो आपको प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगी वो आपको प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो मिलेगी, वो आपको 3:4 के रेशियो में ही मिलने वाला है। तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 3:4 के प्रोपोर्शन में फाउंड किए जाते हैं, मिलते हैं आपको। तो ऐसा नहीं सिर्फ आपका वाटर के बारे में पूछा जाता है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए अमोनियम में क्या क्या पाया जाता है और किस प्रोपोर्शन में पाया जाता है। तो ये आपको टेबल बनाई गई है 3.4, इसमें आपको वाटर, अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक और टेबल बनी है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो इन तीनों का भी आपको रेशियो बाय मास दिया हुआ है, तो आप इसको लर्न ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर आपका होता है फर्स्ट लेक्चर ख़त्म। इसमें एक और टॉपिक है एटम्स के बारे में, जो कि है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, वो हम सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप
आपको ये मेरी जो वीडियो है उससे अगर आपने कुछ भी सीखा है और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इससे कुछ सीखें तो आप इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। नोटिफिकेशन जितनी भी होगी हमारी वीडियोस की वो आपको मिलती रहे डे टू डे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए कीप स्माइल, कीप हेल्दी। थैंक यू।